हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लॉस्ट मूवी को। मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट्स मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक नक्सली अटैक से, जिसमें ढेर सारे लोग मारे गए थे और काफी सारे लोग इंजर्ड हुए थे। जिसके बाद कहानी 7 महीने पहले शिफ्ट होती है, जिसमें कोलकाता का एक पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, जिसमें एक कपल नमिता और अमन आए हुए थे। नमिता दरअसल अपने भाई ईशान भारती की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आए थे। दरअसल ईशान भारती कुछ दिनों से लापता था। ईशान एक थिएटर आर्टिस्ट है और उसके काम की वजह से वो अक्सर इधर उधर जाया करता है। फिर पुलिस वाले नमिता की कंप्लेंट दर्ज करा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये थी कि पुलिस वाला उन दोनों से ठीक से बात नहीं कर रहा था, और वो इसलिए क्योंकि नमिता और अमन दलित कास्ट के थे। नमिता जब रोते हुए बाहर आती है तो विदिशा नाम की एक रिपोर्टर नमिता को रोते हुए देखती है। उसके बाद सीन विधि के स्टूडियोज में होता है, जहाँ पर वो लोग ईशान की मिसिंग का बात कर रहे थे। पर विधि को मालूम पड़ता है कि ईशान एक थिएटर आर्टिस्ट था, लेकिन अब वो नक्सली बन चुका है। यहीं से विधि को ईशान के स्टोरी पर काम करने का मौका मिलता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विधि के साथ उनके नानू रहते हैं, जो कि पहले प्रोफेसर थे और विधि को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। उसके बाद विधि नानू को ईशान की स्टोरी सुनाने लगती है। वो बताती है कि ईशान एक थिएटर आर्टिस्ट था और वो नुक्कड़ नाटक करने में बहुत दिलचस्पी रखता था, और उसका एक फ्रेंड भी थी जिसका नाम अंकिता था, और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और तो और दोनों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। और अंकिता एक एंकर है। यहाँ हमें पता लगता है कि अंकिता और ईशान शादी करने वाले थे, इसीलिए वो दोनों कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए। उसके बाद हमें बर्मन नाम का एक मिनिस्टर को दिखाया जाता है और वो अंकिता को बुलाता है और उसे जॉब ऑफर करना चाहता है। और बर्मन अंकिता के काम का काफी तारीफ करता है, और जब अंकिता अपने घर में अकेले होती है तब बर्मन कॉल करता है और उसे गुड न्यूज देता है कि उसकी जॉब पक्की हो गई है। अब अंकिता काम और बर्मन के वजह से ईशान को टाइम नहीं दे पा रही थी, और तो और वो ईशान के कॉल्स को भी पिक नहीं कर रही थी। तो धीरे धीरे अंकिता अब ईशान को इग्नोर करने लगी थी। और एक दिन जब अंकिता अपने ऑफिस में काम कर रही थी तो बर्मन का कॉल आता है और वो कहता है कि अंकिता को वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला है, और वो गिफ्ट और कुछ नहीं बल्कि एक बड़ा सा घर था जो कि बहुत एक्सपेंसिव था। और इस वजह से अंकिता और ईशान के रिलेशनशिप में दरार आ जाती है। एक दिन अंकिता ईशान से एक रेस्टोरेंट में मिलती है और वो कहती है कि उसको एक अच्छा सा जॉब लगा है जिसमें सैलरी भी काफी हाई है, और उसको एक घर तक मिला है उसके बॉस बर्मन से। और तो और अंकिता ईशान को अपना एड्रेस भी बताती है और कहती है तुम जब चाहो वहाँ पर आ सकते हो। तो एक दिन जब ईशान अंकिता के घर जा ही रहा होता है तब वहीं पर रास्ते में 2 और शख्स आ जाते हैं और ईशान से बात करने लगते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि बर्मन के ही आदमी थे। वो ईशान को भड़काते हैं कहकर कि एक बार जॉब हाथ लग जाती है तो प्यार पीछे ही रह जाता है, यानी कि वो लोग इनडायरेक्टली बर्मन का इशारा कर रहे थे। फिर जब ईशान अंकिता के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि अंकिता का घर काफी ज्यादा बड़ा और एक्सपेंसिव है। तो इधर ईशान टॉन्ट करके कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये घर कैसे मिला। फिर उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और ईशान वहाँ से निकल लेता है, और नीचे बर्मन के वो 2 लड़के भी गाड़ी में बैठे हुए थे। अब यहाँ से सीन कट होता है और विधि के स्टूडियो पे आता है, और उसके न्यूज एडिटर से उसे पता लगता है कि अब उसका काम एक ही है, जो कि ईशान के बारे में ट्रुथ फाइंड करना। और विधि स्टोरी कवर अप करने में लग जाती है। तो विधि ईशान के घर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसकी माँ और उसकी बहन नमिता मौजूद थे। वहाँ पर विधि को पता चलता है कि पुलिस वाले ईशान के फैमिली मेंबर्स को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे, क्योंकि पुलिस को शक था कि ईशान एक नक्सलाइट बन चुका है। और तो और नमिता के ससुराल वालों को भी पुलिस वाले काफी ज्यादा हैरेस कर रहे थे और पूछताछ कर रहे थे, जिस वजह से नमिता को ससुराल में भी बहुत कुछ सहना और सुनना पड़ता है। फिर विधि के पास एक कॉल आता है, और ये किसी और का नहीं बल्कि विधि के बॉयफ्रेंड जीत का होता है, और वो अचानक से कोलकाता आ जाता है सरप्राइज देने, और वो लोग डिनर पे मिलते हैं। जिसके बाद विधि ईशान के उस थिएटर में पहुंच जाती है जहाँ पर ईशान नुक्कड़ नाटक किया करता था, जहाँ पर विधि को पता चलता है ईशान के दोस्त को भी काफी ज्यादा पुलिस हैरेस करती है, जिसके वजह से वो लोग ने भी उस नुक्कड़ नाटक थिएटर को छोड़ दिया। फिर विधि ईशान के एक ऐसे दोस्त से मिलती है जिसको ईशान के बारे में
सब कुछ पता था और वो अंकिता का एड्रेस विधि को देता है और बोलता है अंकिता तुम्हें सब कुछ बता देगी। फिर एक दिन विधि के नानू देखते हैं कि उनके घर के नीचे से वही दो बर्मन के लोग विधि के घर का फोटो ले रहे हैं। फिर नानू विधि से कन्फ्रंट करता है कि कोई तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा, जिस पे विधि कहती है कि कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा है। हालांकि विधि समझ चुकी थी उसके पीछे कौन लोग हैं। फिर विधि नमिता के पति अमन से मिलने जाती है और अमन एक शॉप में काम किया करता था। तब वहीं पर एक लड़का आता है नईम नाम का, जो विधि को कहता है ईशान उसके लिए बड़े भाई के तरह है, कि ईशान भाई ने उसे बहुत सपोर्ट किया और स्कूल भी भेजा। जब विधि अमन से मिलती है तो अमन बताता है पुलिस वाले उसे भी काफी टॉर्चर कर रहे हैं। फिर विधि काम खत्म करके जब वापस घर के लिए रवाना होती है, बर्मन के वही दो आदमी को देखते हैं जो उसे फॉलो करते हैं। अगले दिन विधि के पास उसके मॉम डैड का कॉल आता है और वो लोग विधि से कहते हैं कि वो लोग कोलकाता आए हुए हैं और विधि बोलती है कि वो काम में बहुत बिजी है इसीलिए उनसे नहीं मिल सकती। फिर वो एक जिया नाम के आदमी से मिलती है जिसको नक्सली लिंक्स के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है वो भी उसे पता है। फिर वो अंकिता से मिलती है, लेकिन यहाँ पर अंकिता विधि से कोऑपरेट नहीं कर रही थी, लेकिन बर्मन ने अंकिता को ऑलरेडी समझा दिया था कि कितना बोलना है। अंकिता विधि को कहती है कि वो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती है और उसके सपने बहुत बड़े हैं, जिसकी वजह से उसका और ईशान का रिलेशन ज्यादा दिन नहीं चल पाया। अगले दिन विधि के नानू मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो बर्मन के दो आदमी फिर से उसे मिलते हैं और उसे डराते और धमकाते हैं, लेकिन विधि के नानू डरने वालों में से नहीं थे। जिया विधि से कहता है ऐसे आदमी के बारे में मालूम हुआ है जो कि 20 मडाडा को अच्छे से जानता है। दरअसल 20 मडाडा उन नक्सलाइट्स का हेड होता है। विधि यहाँ पर 20 मडाडा के राइट हैंड से मिलने जाती है, जो विधि से कहता है कि 20 मडाडा मीडिया से नहीं मिलते हैं, लेकिन विधि उसे कहती है कि उसका बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन वो साफ तौर पे मना कर देता है, जिसके बाद विधि को वहाँ से जाना ही पड़ता है। उसके बाद जीत और विधि बात करते हुए दिखते हैं, जिसमें जीत विधि से कहता है कि इस केस में बड़े बड़े लोग शामिल है और एमएलए और बर्मन भी इस केस में शामिल है, इसीलिए तुम्हें इस केस से दूर हो जाना चाहिए वरना तुम्हें इससे नुकसान भी पहुंच सकता है। जिसमें विधि गुस्सा होकर कहती है कि कम से कम कोलकाता में ही हर दिन 500 से 600 लोग गायब हो जाते हैं और फिर वो जीत को वहाँ से जाने को कहती है। अगले दिन हम विधि को देखते एक नए कार में जो उसके पापा ने उसे दी थी और विधि अपने पापा के ऑफिस जाके बोलती है कि ना उसे तब इस सब चीजों की जरूरत थी और ना अब है, और वो अपनी कार की चाबी उन्हीं के टेबल पे छोड़कर चली जाती है। फिर विधि स्टूडियो पहुंचती तो उसको एक लिफाफा आता है और उस लिफाफे के अंदर एसिड अटैक का धमकी था। नमिता तभी कॉल करती है विधि को और कहती है कि अंकिता और ईशान कोर्ट में शादी करने के लिए एक फॉर्म भी फिलअप किया था। ये सुनने के बाद विधि रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचती है और वो उन दोनों के फॉर्म्स को निकलवाती है और उसका फोटो भी खींच लेती है, जिससे एक्चुअली प्रूव होने में मदद मिलेगी कि ईशान और अंकिता के बीच में जो रिलेशनशिप था वो काफी ज्यादा सीरियस था। अगले दिन विधि अंकिता के पास जाके वो रजिस्ट्रार फॉर्म के बारे में बताती है, जिसके बाद अंकिता कहती है अगर ये फॉर्म किसी को पता चल गया तो उसके पास सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। विधि अंकिता से पूछती है कि ईशान कहाँ पर है, जिस पे अंकिता कहती है उसे सच में नहीं मालूम कि ईशान कहाँ पर है। विधि को पता लगता है कि नईम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। फिर वो पुलिस स्टेशन पहुँचती है और पुलिस को पूछती है किस बेसिस पे आपने नईम को अरेस्ट किया है, और यहाँ पर वो एक वीडियो भी ले लेती है और नईम को छुड़वा लेती है। लेकिन इस सब हरकतों की वजह से विधि को काफी डांट पड़ती है उसके चीफ एडिटर से। अगले दिन नानू बर्मन के ऑफिस जाता है और बर्मन से कहता है विधि को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। दरअसल बर्मन नानू का ही एक स्टूडेंट रहता है। अगले दिन विधि को एक और धमकी वाला लेटर मिलता है जो विधि के बजाय चीफ एडिटर के हाथ लग जाता है। तो चीफ एडिटर विधि से कहते हैं तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुमको ऐसे ऐसे धमकियां मिल रही है। तब विधि कहती है ऐसे धमकी मुझे इस प्रोफेशन में हर रोज मिलती है, ये कुछ खास बात नहीं है। लेकिन विधि को पता रहता है कि ये सब धमकी कौन भेज रहा है, तो वो बर्मन के पास पहुंचती है इंटरव्यू लेने के लिए। यहाँ पर विधि काफी सारे क्वेश्चंस पूछती है बर्मन को और बीच में एक क्वेश्चन पूछती है कि क्या अंकिता और बर्मन की शादी हो चुकी है, जिस पर बर्मन कुछ भी नहीं कहता। बर्मन इस इंटरव्यू के दौरान कोई भी जवाब ठीक से नहीं देता है। फिर विधि के पापा विधि से मिलने आते हैं और कहते हैं कि उनके कंपनी को भी इस सब के वजह से काफी फर्क पड़ रहा है और हो सकता है कि उनकी कंपनी भी जल्द से जल्द बंद हो जाए। लेकिन वो अपनी बेटी पे नाज करता है क्योंकि वो ये सब कर रही थी। अब विधि ये पूरा स्टोरी को कवर कर चुकी होती है। अपने चीफ एडिटर से एक दिन की छुट्टी लेती है जब वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है और सब कुछ सुलह करती है। तब भी जिया का कॉल आता है और वो कहता है कि राणा तुमसे बात करने के लिए तैयार है। जिसके बाद विधि
राना से मिलने पहुंचती है। वहाँ पे विधि राना से वीडियो कॉल में बात करती है, जहाँ पर राना कहता है कि वो ईशान से एक बार नुक्कड़ नाटक में मिला था, जहाँ पर ईशान एक प्ले कर रहा था, दलित के एजुकेशन के ऊपर था। और फिर कुछ दिनों बाद बर्मन के लोगों ने ईशान को उठा लिया था, और जब वो लोग ईशान को मारने वाले थे तब मेरे लोग ने ईशान को वहाँ से उठाकर अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। उसके बाद उसका ब्रेन वॉश किया गया, अब वो हमारे साथ ही है। जिसके बाद विधि राना से कहती है कि क्या वो ईशान को अपने फैमिली को सौंप सकते हैं कि नहीं। राना कहता है कि अगर वो ऐसा कर दिया तो फिर या तो पुलिस वाले या फिर बर्मन के लोग एक न एक जन ईशान को मार ही डालेंगे, और जब तक बर्मन जैसे लोग कुर्सी पे बैठे हुए तब तक ईशान जैसे लोग लॉस्ट ही रहेंगे। विधि अपने न्यूज एडिटर को कॉल करती है और उनसे अपनी स्टोरी पब्लिश करने को मना कर देती है। वो अपना स्टोरी फिर से लिखना चाहती है। इसके बाद अंकिता के पास एक वीडियो आता है जिसमें ईशान का एक मैसेज था, और ईशान कहता है कि कल तुम और बर्मन के ऊपर एक अटैक होने वाला है। जिसे सुनने के बाद अंकिता घबरा जाती है और भाग के बर्मन के पास जाकर ये सब बताती है। जिसके बाद बर्मन बोलता है कि आज मैं अंकिता के साथ यहीं पर रुकूंगा, और अगले दिन जब ये लोग एक साथ जा ही रहे थे तब उन पे सच में एक अटैक होता है, लेकिन उस कार में बर्मन और अंकिता नहीं रहते हैं। और ये न्यूज वायरल हो जाती है और हर एक न्यूज चैनल में एक ही न्यूज थी कि इस अटैक में ईशान भी शामिल है। बर्मन मीडिया के सामने कहता है कि इस सब के पीछे राना का हाथ है और इसके पीछे ईशान भी शामिल है। और ये सब जब अंकिता को पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि बर्मन ने अंकिता को ही डबल क्रॉस किया, क्योंकि उसने पहले ही बर्मन को इस सब के बारे में इन्फॉर्म कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी बर्मन ने ईशान को विलन दिखा दिया। तो अंकिता विधि को वो वीडियो फुटेज सेंड कर देती है। जब विधि ये वीडियो देखती है तो उसे सब समझ आ जाता है, और वो न्यूज एडिटर के पास जाकर ये वीडियो दिखाती है और कहती है मैं नई तरीके से स्टोरी लिखने वाली हूँ। और इस बार कवर स्टोरी का क्लाइमेक्स पूरा अलग था। और विधि लिखती है कि कभी कभार ऐसा होता है कि चांद को एक बड़ा सा काला बादल ढक लेता है और हमें लगता है हमारे ऊपर अंधेरों का राज हो गया है। इससे हम लोग मायूस हो जाते हैं, और अगर अंकिता मुझे ये वीडियो नहीं भेजती तो हम सब गलत फहमियों का शिकार हो जाते। नमिता को एक चिट्ठी आई ईशान की तरफ से जिसमें उसने लिखा था वो राना के चुंगल से भाग चुका है। ना वो बदले की भावना का शिकार हुआ और ना ही प्रोपेगेंडा का, और ना ही उसके अंदर अंकिता के प्रति कोई गुस्सा था, कि वो समझ गया था हर एक पॉलिटिशियन अपने ही प्रोपेगेंडा के लिए काम करता है। और वो ये भी लिखा था कि वो एक दिन घर जरूर लौट के आएगा। आखिर में विधि ईशान के फैमिली वालों से मिलती है और वो बताती है ईशान को इंसाफ मिल गया है, एक दिन वो जरूर लौट के आएगा। हमारे हिंदुस्तान की इतनी भीड़ की तादाद में भी हर रोज 174 बच्चे गायब हो जाते हैं, यानी कि हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता हो रहा है। उसका क्या हुआ, क्यों वो लापता हुआ, कुछ पता नहीं चलता। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और इसे आगे भी दूसरे लोगों तक शेयर करें, और हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लें।